मंगलवार के दिन बाजार की मंगल शुरुआत के हैं पूरे आसार और बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने की आज कर रहा है तैयारी। दुनिया भर के बाजारों से आज थोड़े बेहतर संकेत और कल के रिकॉर्ड ट्रेडिंग सेशन के बाद आज फिर से मजबूती के पूरे आसार। ऐसे में स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। और सबके मन में यही सवाल है कि सर क्या वो ऐतिहासिक दिन आज हो सकता है जहां हम वो आंकड़ा पार करेंगे? तो हम उस पर तो बात करने वाले हैं, लेकिन सर आज की महत्वपूर्ण देखिए, तो इतिहास बनने के लिए कुछ न कुछ तो ऐसा आपके पृष्ठभूमि में कुछ ऐसा चाहिए जिससे इतिहास बन सके। तो पहले आज देख लेते हैं कि क्या इतिहास बनने की संभावनाएं हैं क्या। तो कौन से ट्रिगर से जिनके दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन की होगी शुरुआत। अमेरिकी बाजारों में कारोबार मिला जुला रहा, हर निशान में बंद होने में कामयाब रहा। डाउ 50 अंक चढ़कर दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर निचले स्तरों से 200 अंकों की रिकवरी के साथ और 5 दिनों की कमजोरी पर लगाम लगती हुई दिखी है। नतीजा है कल बाजार बंद होने के बाद वायदा कारोबार की 4 कंपनियों का, जिनका होगा पूरा विश्लेषण। और आज वो नतीजों के लिहाज से थोड़ा बड़ा दिन है, लंबी लिस्ट है आज नतीजों के लिहाज से। निफ्टी में भारती तो वायदा कारोबार में 7 कंपनियां अपने नतीजे पेश करेगी और कच्चे तेल के गिरते दामों का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। विंडफॉल टैक्स शून्य कर दिया है 4100 रुपये से घटाकर। तो ढेर सारी कंपनियों के लिए ये बड़ी फायदे की खबर आपकी आती दिख रही है। इन खबरों के दम पर हम आज अपने सेशन की करेंगे शुरुआत। चलिए, अहम ट्रिगर्स तो सर हमने समझ लिए, लेकिन सर ग्लोबल मार्केट्स को, यूएस के मार्केट्स को कैसे देखा जाए? जो रिकवरी वो दिखाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, 5 दिन गिरे, अब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ डेटा पॉइंट मिले जो चढ़े। सर आप इसको व्यू कैसे करते हैं? आपकी क्या सोच है? देखिए, अब से लेकर इस महीने के अंत तक 31 मई तक, जब तक कि अमेरिका में सरकार की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से एक राय नहीं बन जाती कि जो डेट सीलिंग यानी कि कर्ज की सीमा है, अमेरिकी सरकार कितना कर्ज ले सकती है, उसकी सीमा को बढ़ाया न जाए, तब तक अच्छी और बुरी खबरों का दौर चलता रहेगा। फॉर ए चेंज कल थोड़ी अच्छी खबरों का संकेत था कि बातचीत आगे बढ़ रही है। बीच बीच में आपको फिर से ये भी सुनने को मिलेगा कि अवरोध आ रहे हैं, रुकावट आ रही है, बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। ये चलता रहेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कर्ज सीमा अल्टीमेटली ये तो बढ़नी ही बढ़नी है। कब बढ़नी यही नहीं पता। सो टाइम की अनिश्चितता है, इस बात की अनिश्चितता नहीं कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद नहीं तो 1 महीने बाद होना तो है ही है। इसीलिए अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन, चाहे वो कर्ज सीमा बढ़ने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस ना हो तब भी सीमित है, और अगर कल प्रोग्रेस होने के संकेत आए तो भी सीमित है। मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन टेंशन की बात नहीं। हाँ, मतलब इसी बाजार की सबसे बड़ी खूबसूरती और खासियत यही है, जो चीज़ पता होती ना उस पर जरूरत से ज़्यादा भाव नहीं देते वो। मतलब ये तो हमको बताए, कुछ नया बताओ। होता है। हाँ, सस्पेंस चाहिए, थ्रिलर चाहिए एकदम, है ना, जहाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, उस तरह का कोई मामला हो ना, वहाँ बाजार का रिएक्शन आता है। तो कल 5 दिन घटने के बाद एक बहाना चाहिए था थोड़ी रिकवरी का। वैसे देखा जाए, अगर कर्ज की सीमा बढ़ाने को लेकर कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं, तो जितना अमेरिका बढ़ना चाहिए ना उतना बढ़ा नहीं। तो मैं तो बहुत खुश तो नहीं हूँ अमेरिकी बाजारों से। ये 50 पॉइंट की तेजी के साथ बंद होना है या 200 पॉइंट नीचे से रिकवर होकर बंद होना, 5 दिन गिरने के बाद ये कुछ बढ़ना है? हमें देखो, बढ़ते तो हमें, सही बात है ना। सो ये कोई बढ़ना नहीं है, और हम बिना कारण बढ़ रहे हैं अपने दम पर। सो आई थिंक अमेरिका के बाजार बड़े शांत ट्रेड कर रहे हैं, न बड़ी तेजी करने के मूड में है, न बड़ी मंदी करने के मूड में। एक चीज़ साफ दिख रही है, देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन अमेरिकी बाजारों में वो मजबूती दिख नहीं रही जो देखना चाहते हैं। Exactly. हाँ, ऐसा कुछ खास मजबूती वाला संकेत नहीं है। और जितने 51 पॉइंट बढ़े हैं उतने ही डाउ फ्यूचर्स पर आप घटे हुए भी हैं। सो ग्लोबल संकेत ठीक ठाक है। हल्का सा आपका डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, हल्का सा बॉन्ड यील्ड्स नीचे आए, तो अब मार्केट खुले हैं तो कुछ तो ट्रेड होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कल के लेवल पे आज बंद हो जाएंगे सारे स्टॉक भी और इंडेक्स भी। तो वो ट्रेडिंग है, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर कल का ट्रेडिंग सेशन इतिहास में से निकाल भी दिया जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसा वाला मामला है। सो इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार नए और बड़े ट्रिगर की तलाश में है। वो ट्रिगर अब कहाँ से आएगा? आज भी कुछ अहम अमेरिका में रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले। मुझे नहीं पता किस ट्रिगर पर अमेरिकी बाजार अब नेक्स्ट रिएक्शन देंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर देंगे जो अमेरिका में आने वाले हैं, या रिटेल सेल्स के आंकड़ों पर देंगे, किस पर देंगे ये नहीं पता। लेकिन ये डेट सीलिंग वाले पे नहीं देंगे। इनफैक्ट जो फेड सदस्यों के कुछ बयान आई थिंक पॉजिटिव भी निकल कर आ रहे हैं, लेकिन वही है कि वो भी एक सस्पेंस का कारण बने हुए हैं, कब क्या बोल जाएं। एग्जैक्टली। तो इस हफ्ते कई सारे बयान हैं और भी आने बाकी है। सो आई थिंक कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ चाहिए जिसके दम पर या तो थोड़े जोर से घट जाए या थोड़े अच्छे से बढ़ जाए। सो आई थिंक इंतज़ार करें। जो शांत ट्रेड पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिका में दिख रहा है, ये मुझे डिस्कम्फर्ट दे रहा है।
करेक्ट। हाँ, कि मतलब डायरेक्शन दे दो भाई, नीचे जाना है या ऊपर जाना है। ऊँट किस तो करवट ऊपर पे जाने का डायरेक्शन अभी तक साफ आ नहीं रहा। कल का सेशन या शुक्र का सेशन अमेरिका को बढ़ जाना चाहिए था। अच्छा। हाँ, अगर कल और आज नहीं बढ़े तो आज मेरे लिए क्लोजिंग शो इम्पोर्टेंट है, हमारी क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है, हम कहाँ बंद होते हैं, ओवरनाइट पोजीशन कितनी लेकर आपको जानिए। आज स्पेशली हमारा मजबूत सेशन होने की उम्मीद है उस हिसाब से। सो आई थिंक आज आपको क्लोजिंग शो में ये फोकस करना है कि लॉन्ग पोजीशन डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए, अगर डाउ फ्यूचर आपका 60-70 पॉइंट नीचे दिख रहा है, रिकवर होकर 100-150 ऊपर हो जाए, एक रिकवरी है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर दिन भर डाउ फ्यूचर्स नीचे रहते हैं तो फिर आपके लिए 6 ट्रेडिंग सेशन में से एक थोड़ा रिकवरी वाला मामला तो आपको कंफर्ट नहीं है, तो थोड़ी लॉन्ग पोजीशन लाइफ हाई के आसपास आपको कम करनी होगी। अच्छा। ये ध्यान रखना है। क्योंकि अमेरिका में अब नया ट्रिगर क्या होगा वो देखना होगा, बट अमेरिकी बाजारों में जैसी मजबूती चाहिए वैसी मजबूती है नहीं। चलिए, तो ट्रिगर और उनके डेटा पॉइंट आपको सुन के अच्छा नहीं लग रहा, आपको लगा होगा कि 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ अमेरिकी बाजार तो थोड़ा मेरा मूड अमेरिकी बाजारों से देख के अच्छा होगा, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा मजबूती चाहिए। इतनी कम से काम नहीं चलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि हम उनके दम उन पर पे डिपेंडेंट नहीं है अभी। हाँ, लेकिन ये सिर्फ ये रिएक्शन अमेरिकी बाजारों का है। हमारी अभी बात करेंगे ना। हाँ, इनफैक्ट मैं वेट ही कर रही थी कि मैं वो अगला सवाल पूछूं जो आज क्वेश्चन ऑफ द डे है। लाइफ हाई, रिकॉर्ड हाई आज बैंक निफ्टी में दिखेगा 100% खुलते ही। अच्छा। कल भी थोड़े से मार्जिन से रह गए थे। 0.10 हाँ, पॉइंट 10 बेसिस पॉइंट 10 बेसिस पॉइंट की इंपॉर्टेंस सिर्फ ब्याज दरों में होती है, इंडेक्स में नहीं। लेकिन कल ये भी बता दिया कि 10 बेसिस पॉइंट से आपका इंडेक्स लाइफ हाई से बच आप सकता उसको है। वो मार्क नहीं दे पाए। हाँ। देखो वो तो सीधी बात है, 99 तो 99 होता है, सेंचुरी 100 पे ही लगती है, बिल्कुल। है ना। तो लाइफ हाई भी आपका 20 बेसिस पॉइंट और बढ़ता कल जहाँ था, तब वहाँ से लाइफ हाई बनता। तो आज बन जाएगा, खुलते ही बन जाएगा। वैसे तो कायदे से कल ही बन जाना चाहिए, नहीं भी बना तो मेरे लिए 44,075 और 44,150 में कोई खास फर्क नहीं है। 50-75 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में 44,000 के इंडेक्स पे ऐसे गिनते हुए बैठेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। रहा सवाल निफ्टी के लाइफ हाई का, 18,887 के आसपास का लाइफ हाई निफ्टी का है। लेट्स सी, उसमें थोड़ा सा भी जगह है 400-500 पॉइंट की, वहाँ थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ये तो हम अप्रैल के अंत से ही, मार्च के अंत से ही ने हम लगातार कह रहे हैं कि लाइफ हाई बनेगा, लाइफ हाई बनेगा बनेगा, आप तैयारी रखिए। और पहले बैंक निफ्टी में बनेगा, ये भी हमारी बात है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में तो इट्स गिवन। सवाल ये नहीं कि लाइफ हाई बनेगा, वो तो बनेगा, उसके बाद कितना, उसके बाद क्या। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल वही है, क्योंकि अब ऐसी सर स्थिति जब आ जाती है ना, उसके बाद लगता है कि उसका आपका सवाल है, जस्ट होल्ड योर थॉट्स। आपके सवाल के पहले मैं अपना एक सवाल आया दर्शकों से, पूछ लूं? हाँ सर प्लीज। क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे हमने वो ऋतिक रोशन के साथ डांस रखा हुआ है, और हमने ये वादा किया है ऋतिक रोशन से कि जब भी लाइफ टाइम हाई बनेगा हम नहीं ये डांस चलाएंगे। और बहुत सारे दर्शक लाइफ टाइम हाई तो देखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं जब डांस चलता है तो वापस मार्केट नीचे भी आ जाता है। ओह नो। हाँ, तो आज जरा मुझे ट्वीट करके बता दीजिए, लाइफ हाई पे आप ऋतिक रोशन का डांस देखना चाहते हैं कि नहीं? क्या नहीं, हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा। मेजोरिटी के साथ जाएंगे, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल बिल्कुल लोकतंत्र है, जो ज्यादा तो आप बता दीजिए, आप बोलेंगे नहीं देखना है तो नहीं दिखाएंगे। चलिए, तो ये सवाल है हमारे दर्शकों के लिए, और कीप योरसेल्फ बिजी विद दैट, जब तक हम यहाँ रिकॉर्ड हाई मैं आपके पास 9:15 बजे तक आराम से ट्वीट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो लाइफ हाई बनेगा 9:15 बजे बनेगा, अभी नहीं बनेगा। अभी नहीं बनेगा। हाँ, तो अभी तो पहले, हाँ अभी पहले कमेंट्री और खबरें सुन लीजिए, उसके बाद में। हाँ, उसके बाद ठीक है। तो सर अब अगला सवाल ये है, और ये आप कुछ पूछ लीजिए, मैंने आपको भुलवा दिया। नहीं कोई बात नहीं, नहीं मुझे याद है वो सवाल। ये जानना था कि अब यहाँ पर जब रिकॉर्ड हाई की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या? क्योंकि ये सवाल आता है कि आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, उसके बाद स्ट्रैटेजाइज क्या करना है? कूल ऑफ का दिखेगा या और तेजी दिखेगी, क्या करना है? देखिए, लाइफ टाइम हाई के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके पास डेटा भी सीमित होते हैं, और तकनीकी तौर पर भी लेवल्स मेरे पास तो नहीं है बहुत ज़्यादा कि मैं आपको ये बताऊं कि कहाँ तक जा सकता है। तो हमारा तो तेजी के मार्केट का फॉर्मूला सिंपल है। मैं तो एक ही तरीका सीखा हूँ 32-33 साल के मेरे करियर में, कि तेजी के मार्केट में, बुल रन में आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, किस लेवल के नीचे जाने पर मुझे सावधान होना है। नो योर स्टॉप। बस अगर वो पता है तो आप पूरी तेजी को ट्रेड करते रहिए, करते रहिए। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए 43,650 43,650 होगा। उसके नीचे जाने पे ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? 44,150 के ऊपर, लाइफ टाइम हाई के ऊपर 152 होता है। स्काई इज द लिमिट। खुले नीले आकाश में, ब्लू स्काई टेरिटरी में आप बाजार को देखते हैं।
एक हल्की फुल्की रुकावट का लेवल 44,400-500 के आसपास है, हल्की फुल्की। मज़े की बात है कि अब लाइफ टाइम हाई पे आपको जो कुछ भी तेज़ी चाहिए बैंक निफ्टी में, वो कैश डिलीवरी बेस्ड तेज़ी चाहिए। शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपने हल्के से, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, क्या लाइफ टाइम हाई के आसपास आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, और इसलिए भी आ सकती है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका हायर साइड पर है, 1.42 के आसपास है, जो कि हाल ही की सीरीज का हाईएस्ट लेवल है, हाल ही की कई सीरीज का। नॉर्मल मार्केट में तो अगर 1.3 1.35 के आसपास पे भी पुट कॉल रेशियो आने पर करीबन करीबन आपको और बॉट हो जाता था। अब थोड़ा तेजी का मार्केट है, पोजीशन ज़्यादा है, 1.42, और आज आप और मजबूत खुलकर हायर साइड पर जाएंगे, तो वो आपको थोड़ा ऊपर की तरफ सावधान करेगा। लेकिन साथ ही एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है नेहा, और वो ये कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ऑलरेडी 72 पॉइंट डिस्काउंट पर हैं। 72 पॉइंट डिस्काउंट पर फ्यूचर्स चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कैश में है लाइफ हाई, लेकिन फ्यूचर्स में अभी भी दूर है, और इसका मतलब है कि फ्यूचर्स में आप कहीं कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन लेकर ही चल रहे हैं। करेक्ट। आप प्रीमियम पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। वो समझिए, निफ्टी अभी भी 19 पॉइंट की प्रीमियम पर है, लेकिन बैंक निफ्टी 72 पॉइंट के डिस्काउंट पर कल है। ऐसा क्यों? नेचुरली कि लोगों को लग रहा है कि हायर लेवल पे नहीं खरीदना। इस सीरीज की शुरुआत ही हमने मतलब बहुत कम प्रीमियम से की, और बार बार बैंक निफ्टी डिस्काउंट में जाते हुए दिख रहा है। तो इसलिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये कि आप डिस्काउंट पर हैं, ठीक है, कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है बैंक्स में, जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा रही। नेगेटिव साइड पे क्या है, पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हायर है, ठीक है, और आप लाइफ हाई के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग जनरली थोड़ी बहुत आती हुई देखते हैं, और आपने कहा तो शॉर्ट्स भी कम है, और शॉर्ट्स कम है। शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा। जो मेन चीज़ ये कि किसी बड़े लेवल को पार करने के बाद जो आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग चाहिए वो मिसिंग है। सिर्फ एक ही है, 44,000 के और 43,000 के पुट पर करीबन करीबन आप समझिए 65 लाख शेयर हैं, वो हल्के फुल्के शॉर्ट्स होते कवर होते हुए दिखेंगे। तो एक बार शॉर्ट कवरिंग में आप झटके में ऊपर जाएंगे, और वो झटके में हो सकता है 44,300 पे जाके रुके, 44,400 500 पर कहीं जाके रुके, 44,500 के आसपास हल्की फुल्की ढंग ढांग की रुकावट का लेवल बताया। तो ये तरीका है बैंक निफ्टी का। निफ्टी का अभी भी आपके लिए जगह है। निफ्टी का अगला पड़ाव जो होगा, जहां पर निफ्टी 18,500 पार करके निकलेगा, 18,650 के आसपास का लेवल बनता है। मैं एक बार निकलवा भी रहा हूँ कि लाइफ हाई क्लोजिंग निफ्टी की किन लेवल्स के आसपास, टॉप 2-3 लाइफ हाई क्लोजिंग है, उसके आसपास जाके रुकने की कोशिश करेगा। अब इस मार्केट को ट्रेड करने का तरीका सिंपल यही है। ट्रेडर्स के लिए तो मैं बार बार जो कहता हूँ कि आप अपनी स्टॉप लॉस को लेकर चलिए। नो योर स्टॉप लॉस। इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल सी चीज़ है कि जब भी जरूरत से ज़्यादा गर्मी हो तब कूदना नहीं है, और उस गर्मी का पहला संकेत कल मिला था। कल पहली बार रिटेल ने आपस में सबने मिलकर मन बना लिया कि हाँ लाइफ हाई बन रहा है। अभी तक नहीं बन रहा था, मार्च के अंत से पूरा अप्रैल निकल गया, मई के 2 हफ्ते निकल गए, लेकिन अभी तक हम मन नहीं बना पाए कि हाँ लाइफ हाई बनना है। कल सबको कॉन्फिडेंस आ गया, और ये जो आम तौर पर सबका कॉन्फिडेंस एक साथ जो आता है ना, इससे मुझे बड़ा डर लगता है। अब इसके डर का मतलब क्या है? डर का मतलब क्या है? यू टर्न ले लेगा, टॉप बन गया और वापस महीनों तक ये भाव नहीं आएंगे? जी नहीं। इस डर का मतलब है कि एक झटका आपको मार्केट दे सकता है अगले 2-3 दिनों में। ओके। वो हो सकता है आपको गुरुवार को मिले, एक्सपायरी के दिन, शुक्रवार को मिले या बुधवार को मिले, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन उस होता है क्या, आखिरी मोमेंट पे आप जब एंटर कर रहे हो मार्केट में और वो झटका लगे, फिर आप मार्केट को भला बुरा कहेंगे, अरे भाई ये तो ऐसा ही है। जब भी मैं गुस्सा, अब तो गुस्से आप, तो मार्केट तो रोज खुला है, आप कब गुस्सोगे आपको डिसाइड करना है ना। सो वो आपको तैयारी रखनी है, बस उतना आपने मन बना लिया, उतना अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लिया। सो अनाप शनाप किसी भी लेवल पे कुछ भी नहीं खरीदना। बस एक ये लाइन याद रख लो, अनाप शनाप किसी भी लेवल पर कुछ भी नहीं खरीदना। पुराने अच्छे शेयर हैं, भाव आ रहे हैं, ऊपर आ रहे, तब भी कुंडली मार के बैठे, औने पौने दामों पर बेचे नहीं। लेकिन फ्रेश खरीदारी करने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे सावधान रहना। आज जब मैं लाइफ हाई की बात कर रहा हूँ तो साथ में आपको थोड़ा सावधान भी करना जरूरी है, क्योंकि ये कल पहली बार मुझे ऐसा स्क्रीन पे संकेत आया है कि रिटेल ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। करेक्ट। ये और एक आध दिन और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको करेक्शन आए, उस करेक्शन में आपको वापस लेना है। लेना वापस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, वापस लेना है, बस इतना सा बस ध्यान रखना, और कुछ नहीं। बाकी आराम से अच्छा मार्केट है, कोई टेंशन नहीं है। आप तेजी का व्यू बना के रखें,
छोटे मोटे झटके के लिए आप तैयार हैं बस। चलिए, तो थोड़े करेक्शन के लिए तैयार रहिए, टाइमिंग पर ध्यान दीजिए एंड नो योर स्टॉप लॉस। ये सर लगातार बताते आए हैं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। सर संकेत, अच्छा, स्टॉप लॉस में निफ्टी के लिए 18,250 एकदम छोटा वाला, 18,250 के आसपास का स्टॉप लॉस एकदम छोटा वाला, बाकी तो 18,000 है ही है। जब तक 18,000 के नीचे नहीं जाएंगे तब तक तो आपको कुछ सोचना है नहीं। छोटा स्टॉप लॉस एकदम छोटा वाला 18,250। ठीक है। बैंक निफ्टी पे जैसे 43,650 दिया है, 43,650, 43,650, हाँ। लेकिन जो बड़ा स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पे वो 43,000 या 43,200 का निकल कर आता है, 1000 पॉइंट दूर का है। सो अच्छा। हाँ, वो दूर का है, वो जहाँ से आप हल्के फुल्के झटके में आप वहां तक आ सकते हैं। अच्छा, कि 43,200 250 आ गए, सॉरी 18,200 250 आ गए, या बैंक निफ्टी में एक बार आप 43,400 43,600 की रेंज में आ गए। तो एक उस लेवल तक की आप जगह रखिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 1.5% की रिस्क आप लेकर चले, हाँ, बस उतना बनता है। 1.5% इंडेक्स पे रिस्क लेकर चले। अब उस 1.5% की रिस्क में आपके स्टॉक 10% टूट सकते हैं, आपके लेने के भाव से ये नहीं पता 5% टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब इस लेवल पे आपको मेंटली 1.5% की रिस्क के लिए तैयार रहेंगे। मेरा 1.5% ट्रेड नीचे नेगेटिव जा सकता है या उल्टा जा सकता है बस। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, और वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर 18,250 निफ्टी के लिए और 43,650 ये बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। सर संकेत, ग्लोबल न्यूट्रल साइड पर है, एफआईज के संकेत पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत हैं न्यूट्रल, वायदा कारोबार के संकेत मैंने थोड़े कॉशियस रखे हैं, थोड़ी सावधानी वाले। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल, 1 सावधानी वाला, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, व्हिच इज अ गुड थिंग। हाँ, 18,250 से 18,315 ये आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है 30 पॉइंट का निफ्टी के लिए। इसके नीचे गए तो 18,215 से 18,265 अच्छा मजबूत खरीदारी की जगह आपके लिए बनता है अगर आज मौका मिले तो। ऊपर की तरफ 18,475 18,525 पहली रेंज है जहाँ पर जाकर हम देखेंगे और कितनी ताकत है। 18,525 के पार निकल कर टिके तो 18,550 से 625 की रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग, बिक वाली शॉर्ट्स, जो कुछ भी आपके मन में आए बेचने को लेकर वो सब कुछ आप करिए। बैंक निफ्टी से बैंक निफ्टी 43,675 43,800 43,675 43,800 आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है, मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, फिर भी नोट करके रखें। 43,475 43,575 43,475 43,575 ये खरीदारी की बहुत ही बढ़िया जगह है। बेसिकली बैंक निफ्टी ने 43,200 से 43,400 की रेंज में, इस 200 पॉइंट की रेंज में इतने मल्टीपल सपोर्ट लिए कि पूछे मत। 43,200 के नीचे ही अब पहला कमजोरी का संकेत डंग का आएगा। दिक्कत ये कि वो 900 पॉइंट दूर है, इसलिए मैंने बीच के थोड़े ऊपर वाले जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो आपके लिए दिए हैं। ठीक है। ऊपर कितना जा सकता है? अब ऊपर में समस्या ये है कि ऊपर का कोई लेवल ढंग का है नहीं। 44,152 आप खुलते हाई बनाएंगे, ठीक है। ये हाई बनाने पर उसके बाद आपके लिए कोई ऐसा लेवल नहीं जो मैं आपको इमीडिएटली बताऊं कि कितना जा सकता है। अगला जो बड़ा लेवल आता है वो 44,500 के आसपास आता है। तो अब 44,350 400 450 500 कहाँ पर जाकर आप रुकते हैं वो देखने वाली बात है। ठीक है सर। सर पीसीआर एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 46 से 50% बढ़कर आई। नेचुरली एफआईज जो खरीद रहे हैं तो उसका असर आपको दिख ही रहा है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का भी 1.35 पर है। एक ज़माने में ये ओवरबोट नहीं होता था, लेकिन हाल ही की कुछ सीरीज से ओवरबोट होने लगा है। तो थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो ओवरबोट लेवल के नज़दीक है और आज गैप से खुलने के बाद थोड़े हो भी जाएंगे। तो ऊपर के लेवल पर थोड़ा सा सावधानी रखें, या ये समझ कर चलें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आएगी और वहाँ से आपको फिर से खरीदारी करनी है। विक्स 2.5% थोड़ा बढ़कर आया, वो ठीक है। सर अब एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक। स्टॉप लॉसेस जी सर 18,250 या 18,200 जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस रख लीजिए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 43,650 है, क्लोजिंग 43,475। थोड़े दूर और आड़े टेढ़े स्टॉप लॉस निकल कर आ रहे हैं, थोड़े ध्यान से नोट कर लीजिए। इंट्राडे 43,650, क्लोजिंग 43,475। जिसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और दूर का रखना है तो वो कुछ सोचे नहीं, सीधा 43,200 कर लें। अगर आपको चलता हो कि 900 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस मुझे चलेगा, सेफ्टी नेट की तरह, हाँ वो आपकी मर्जी। देखो स्टॉप लॉस इज ऑलवेज टेलर मेड। हाँ, क्योंकि किसने किस लेवल पे पोजीशन बनाई। कोई 39,000 से अगर समझो लेके खड़ा है तो उसको तो आराम से वो 43,000 का स्टॉप लॉस रख ही सकता है ना। और वो ऐसा तो कोई ढूंढने से मिलेगा नहीं, आप और हम जानते हैं। जो 39,000 से 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ जाए अभी भी खड़ा रहे, हाँ उसको तो हम कुछ ना कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं। हाँ वैसा है। तो ये आपके स्टॉप लॉस शॉर्ट साइड पर 18,500
इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और बैंक निफ्टी पर 44,200 यानी कि लाइफ टाइम के पार करके थोड़ा सा ऊपर निकल गया, बस वहाँ से छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं एक चीज़ कब से बोल रहा हूँ यहाँ, ये चीज़ कि भले आपसे लॉन्ग हो ना हो, तेजी की जाए नहीं की जाए, आपको भरोसा होना हो, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि मेरा कॉन्फिडेंस है इसका मतलब आपका भी हो। सबका अपना मन है, अपना दिमाग है, अपना दिल है। आप अपने साथ कुछ और करो मत करो, मैं रोज यही बोल रहा हूँ, शॉर्ट मत करो यार, एटलीस्ट शॉर्ट मत करो। लॉन्ग हो ना हो, शॉर्ट तो ना करें। मतलब भाई हमसे पुण्य नहीं हो सकता, पाप तो नहीं करे, है ना। हाँ, सो भाई कम से कम उतना तो है। सो अब वही वाली बात है, अब शॉर्ट वाले में कभी एक दिन तो घटेगा, फिर वो अरे देखो घट गया, अरे घट गया वो ठीक है। एक चीज़ मैं जानता हूँ इस मार्केट में, और जो मैंने 32-33 साल के करियर में देखी है अभी तक, तो सही जो हुआ है वो ये है कि शॉर्ट करके आपके वापस लेवल वो काटने के आए ना आए, लॉन्ग करके तो आपके जरूर आ जाते हैं। हाँ। आपने आज भी बैंक निफ्टी अगर लाइफ हाई पे है, आपने किसी भी भाव का लॉन्ग किया तो आपका भाव तो आया ना। ऑफ कोर्स निफ्टी में 18,887 पे भी लिया है तो भी 18,500 तो है ना। करेक्ट करेक्ट। लेकिन अगर आपने 16,000 पे 17,000 पे भी शॉर्ट कर दिया, या 15,200 पे जो जून में आया था लो लेवल, वहां शॉर्ट, क्या गारंटी कि वहां पर आएगा। और आएगा उसके पहले अगर आप काट के वापस लॉन्ग कर लेते तो कितना पैसा बन जाता। एक पोजीशन पे आप भरे जा रहे हैं, लॉस भरे जा रहे हैं, मार्क टू मार्केट लॉस दे रहे हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए, इसके चक्कर में दूसरा कोई अच्छा काम ही नहीं कर पा रहे लाइफ में। तो इसलिए डिसिप्लिन रख के तेजी के मार्केट में शॉर्ट ना रहें, डिसिप्लिन से कहीं न कहीं काट जरूर लें। ओके सर, न्यू पोजीशन खरीदे निफ्टी 18,250 के स्टॉप लॉस के साथ, 18,450, 475, 500 तीन छोटे टारगेट है, 525, 550 दो मीडियम टारगेट और 600 का बड़ा टारगेट। ये आपके लिए खरीदारी की राय है। जो लोग बेचना ही चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं शुरू में जिन्हें बेचना है। मैं कई बार लोग बोलते हैं आप दोनों स्ट्रेटजी क्यों देते हो। भाई साहब, दोनों तरह के लोग नहीं तो ट्रेड कैसे होगा। सही बात है। कोई तो खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तभी तो ट्रेड हो रहा है, नहीं तो ऊपर का सर्किट या नीचे का सर्किट मिलेगा। सो दोनों तरह के, जरूरी नहीं कि जिनका मन करे उनके लिए। डिपार्टमेंटल स्टोर है, आपको क्या पसंद है वही खरीदिए, है ना। तो जिन लोगों को शॉर्ट करना है उनके लिए स्ट्रेटेजी, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 18,475, 18,550 की रेंज में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और हर एक के लिए मैं इसीलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देता हूँ। 18,625 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, अगर लगे तो काट लीजिएगा, पार हो। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 18,450 और 400 के दो छोटे टारगेट है, 350 का मीडियम टारगेट है, 18,315, 285 और 265 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिक वाली। और आज बहुत सारे लेवल्स बढ़िया बढ़िया एकदम राउंड फिगर छोड़ के आए हैं, तो बढ़िया मिल रहे हैं लेवल्स, तो मैं आपको दे रहा हूँ एग्जैक्ट। ओके सर, नई पोजीशन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में नई पोजीशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आज। पहली चीज़, जो भी आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहें उसके स्टॉप लॉस है 43,650 कल के लो के नीचे का स्टॉप। ठीक, डन। अब ऊपर में अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करके रखें। ब्लू स्काई जोन में पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। हो सकता है 44,200 पे रुके, 44,300, 400, 450, 450, कहाँ रुकेगा पता नहीं। इसका तरीका क्या है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है, यानी कि अपना स्टॉप लॉस धीरे 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 ऊपर खींचते जाओ। और कैसे खींचना है, जिस दिन आईपीओ लिस्ट होता है उस दिन जो मैं फॉर्मूला देता हूँ वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। आईपीओ के दिन मैं फॉर्मूला देता हूँ कि जहाँ लिस्ट हो वहाँ से अगर इतना नीचे आए तो अपना स्टॉप लॉस लगा के काट ले। सेम आज बैंक निफ्टी में आपको जो भी हाई बनाए दिन के दौरान, फॉर एग्जांपल 44,280 का हाई बनाया, जहाँ 44,280 हाई बनाया, आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट नीचे 44,180। सिंपल फॉर्मूला 44,340 हाई बनाया तो आपका 44,240। ऐसे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे, नहीं कि ऊपर का 100 पॉइंट आपको छोड़ देना है एक तरह से, और अपने तेजी की पोजीशन को प्रोटेक्ट करके चलें। अब वो 100 पॉइंट वाला फॉर्मूला जो है, आप चाहें तो 50 रख सकते हैं, आप चाहें तो 150 रखते हैं, आपकी मर्जी पर, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें और लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। या फिर 44,400, 500 के आसपास आए तो वो ठीक ठाक लेवल है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं। शॉर्ट करने की राय आज इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं कि बैंक निफ्टी गिर नहीं सकता, बैंक निफ्टी ओवरबॉट है पुट-कॉल रेशियो पर, किसी लेवल से रिवर्स भी होगा, घटेगा भी, लेकिन मेरे पास लेवल वो है नहीं जहां मैं शॉर्ट ट्रिगर करने के लिए आपको बोलूं कि कहां से शॉर्ट ट्रिगर करना है, वो लेवल साफ नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट की राय आज नहीं दे रहा हूँ। मैं फिर से बोल दूं एक बार, शॉर्ट की राय नहीं देने का मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे नहीं आ सकता,
ओवरबॉट बैंक निफ्टी कुछ लेवल्स पे है भी, शॉर्ट कवरिंग का सहारा एक बार जो सुबह मिल जाना है, उसके बाद फ्रेश खरीदारी चाहिए तो नीचे आएगा, लेकिन शॉर्ट करने का लेवल ट्रिगर होता हुआ किस लेवल से होगा वो अभी क्लैरिटी नहीं, इसलिए मैं आज शॉर्ट की स्ट्रेटजी नहीं दे रहा हूँ। तो बहुत लोग जो कहते हैं कि मैं दोनों देता हूँ, लो जी आज नहीं दी दूसरी। चलिए, तो ये क्लैरिटी मिलती हुई कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस क्या करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी। सर एफएनओ बैन अपडेट दे देती हूँ। बाहर निकले हैं बैन से कैनरा बैंक, मन्नापुरम फाइनेंस, और नई एंट्री तो कोई भी नहीं है, और फिलहाल डेल्टा कॉर्प, जीएनएफसी, पीएनबी, बीएचईएल ये बने हुए हैं। सर एफआईडीआई डेटा सर? एफआईएस की तरफ से दमदार खरीदारी होती दिखी है। 1700 करोड़ के आसपास की कैश की खरीदारी बहुत ही बढ़िया है। लोकल फंड्स ने थोड़ा ही खरीदा, इसलिए उनके नंबर्स मैंने आज न्यूट्रल रखा है उनके ट्रिगर्स में। 1290 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 645 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि बहुत बढ़िया खरीदारी, क्वालिटी खरीदारी होती दिखी है। और इसमें भी निफ्टी में 1313 करोड़ की इंडेक्स में खरीदारी बहुत बढ़िया कही जाएगी। बैंक निफ्टी में ज़्यादा एफआईएस की खरीदारी नहीं हुई है, और पुट कॉल रेशियो हायर है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी पे आज लाइफ हाई बनने के बाद ऊपर में कहीं कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख रहा हूँ। करेक्ट। एक पुट कॉल रेशियो हायर है। कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स एफआईएस ने नहीं खरीदे, लोकल फंड्स की लोकल ट्रेडर्स की तरफ से होता हुआ है। 44,000 के ऊपर बंद होने से एक अच्छा बात यह है कि आपको 43,500 और 44,000 का कॉल राइटर फंसा हुआ है, वो शॉर्ट तो काटेगा। 43,500 पर कॉल राइटर खड़ा है, करीबन आप देखिए 30 लाख का। 44,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 35 लाख शेयर का, तो करीबन आप ये मान के चले 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर बैंक निफ्टी के जो शॉर्ट है वो सुबह सुबह कट जाएंगे। उसके बाद आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए। तो पहले 15 मिनट में, आधे घंटे में जो बैंक निफ्टी का हाई बनेगा वो शॉर्ट कवरिंग से बन जाएगा। उसके बाद ऊपर टिकने के लिए फ्रेश खरीदारी चाहिए, और वो कल एफआईएस की तरफ से मिसिंग थी, इसलिए मैं ऊपर के लेवल पे थोड़ा सावधान होने की बात कर रहा हूँ। नीचे 43,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और गैप से खुलने के बाद तो 44,000 ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि 44,000 के आसपास अगर वापस नीचे आए तो पुट राइटर सपोर्ट देगा, और कॉल राइटर जिसने मंदी की है वो भी अपनी शॉर्ट काटने की कोशिश करेगा। सो इमीडिएटली फिर आपके लिए 44,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। 43,900, 44,000 मजबूत जो सपोर्ट है, जिसके नीचे आप कमज़ोर होते दिखेंगे वो 43,500 जो काफ़ी दूर है। निफ्टी का 18,400 मेक और ब्रेक लेवल है। 18,400 के पुट पर 51 लाख शेयर्स हैं, कॉल्स पर 61 लाख शेयर है, और आज आप खुलेंगे कल के हाईस के ऊपर ही। 18,458 का हाई बना है, तो कॉल राइटर फिर से आपको 18,400 वाला थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेगा। 18,300 आपके लिए रॉक बॉटम सपोर्ट बन रहा है। तो ब्रॉडली जो वायदा कारोबार के डेटा बता रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर 18,300, 18,500 ये आज के लिए रेंज आपको दिख रही है। ओके, चलिए, ये तो हमने जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह के अभी यहाँ पर डेटा पॉइंट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर की अब स्टॉक ऑफ द डे जानने का वक्त हो गया है। बिगुल, स्टॉक ऑफ द डे का। सर कल आपकी तरफ से मल्टीपल रिकमेंडेशंस थी, आज कहाँ नजर है सर? आज रिकमेंडेशन एक ही है। अच्छा। हाँ, स्टॉक ऑफ द डे में एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पर इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 1584, 1584 आपका स्टॉप लॉस होगा। 1630, 1640 के टारगेट के लिए नंबर्स बहुत ही मजबूत हैं। रेवेन्यू के लिहाज से देख लें, प्रॉफिट के लिहाज से देख लें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लें, मार्जिन्स देख लें, हर एक पैरामीटर पर कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है। स्पेशली मार्जिन्स 17% के आसपास की उम्मीद थी, 20.5% के मार्जिन्स बहुत ही मजबूत कहे जाएंगे। दोनों ही इनके जो मेन बिजनेस है, एक पाइप का और एक एडिसिव्स का, दोनों ही बिजनेसेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, अच्छी प्रदर्शन किया है। मैनेजमेंट का आउटलुक भी आगे को लेकर, स्पेशली सदर्न मार्केट को लेकर काफ़ी मजबूत है। तो ये नंबर्स बाजार को पसंद आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा, कल भी हफ्ते भर में 3% बढ़ा भी है। पिछले रिजल्ट से लेकर इस रिजल्ट तक 12% की तेजी हो भी चुकी है, लेकिन अब भी मुझे लगता है जगह है इस स्टॉक में ऊपर जाने की। तो आज स्टॉक ऑफ द डे तो एक ही है, एस्ट्रल। चलिए, तो एस्ट्रल पर रहेगी हमारी नजर, और रणनीति आपके सामने है। 1630-40 तक का अपसाइड में टारगेट बनता दिख रहा है। लेकिन सर कल काफी सारे नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, तो उस पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे कि आप उसको कैसे व्यू करते हैं सर? कोरोमंडल के साथ, कोरोमंडल रेवेन्यू, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन सब लेवल पर मिस है। उम्मीद से थोड़ा सा कम रहा है, बिलो एस्टिमेट है। रॉ मटेरियल प्राइसेस जो बढ़ी हैं उसका प्रेशर साफ दिख रहा है। कुछ इन्वेंट्री के फर्टिलाइजर सेगमेंट के एडजस्टमेंट्स भी हैं, लेकिन नंबर्स मजेदार नहीं है। अब इस स्टॉक की प्रॉब्लम एक ही है कि स्टॉक को चाहने वाले बहुत हैं,
तो ये जब जब नीचे आता है तो खरीदने के लिए लोग आ जाते हैं। इन नंबर्स के दम पर अगर आप मुझे पूछेंगे सुबह कोई खरीदने आएगा तो बनता तो नहीं है, लेकिन ये है कि कोई ढंग ढांग के लेवल पर अगर आ गया नीचे तो वहाँ पर बाइंग आ सकती है। तो कई सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो एक तिमाही के रिजल्ट नहीं देखते और वो कंपनी को पसंद करते हैं, तो लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स तो खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, हाँ, ठीक है। और फिर बर्जर पेंट्स, हाँ। बर्जर पेंट्स रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन बात वही है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ आपको चाहिए वो मिसिंग है। 14% 13% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान था, आई 11% के आसपास ये जो, और एशियन पेंट्स से आमतौर पर बर्जर पेंट्स 2% एक्स्ट्रा वॉल्यूम ग्रोथ देता है। करेक्ट। तो वो उसके बजाय 14% एशियन पेंट्स के सामने 16 इनकी आनी चाहिए, 16 के सामने 11, तो वो एक बड़ा ट्रिगर है। देखते हैं मार्केट इस पर कितना रिएक्शन देता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, मार्जिन्स इंप्रूव होकर आए, लेकिन मार्जिन्स भी कंपैरिजन में अगर आप कंजाई से देखें, एशियन से देखें तो इतने इंप्रूव नहीं है। तो अपने पूरे सेक्टर में बर्जर पेंट्स ने कमाल नहीं किया। मतलब अगर देखो क्लास में सभी लोग पास हो रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन कितने वो इम्पोर्टेंट है। अब पास तो सभी हो रहे हैं, 100% रिजल्ट है, तो उसमें आपने क्या कमाल किया? तो ये पास तो हुआ है, लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं लेके आया है। ऐसा मतलब कोई ऐसा फर्स्ट डिवीजन नहीं लाया है, बस धक्के मार के पास हो गया। खाली एक ही चीज़ है इसमें अच्छी चीज़, जो कि मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी मजबूत है और वो आगे के आउटलुक को लेकर पॉजिटिव, इसलिए स्टॉक दोनों तरफ रिएक्शन दे। ज़्यादा नीचे खुलेगा तो बढ़ जाएगा, नहीं खुला तो नीचे आ जाएगा, वैसा वाला मामला है। पीवीआर आइनॉक्स नंबर समझना पढ़ना और एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कंपेरेबल नहीं है। पिछले साल इसी तिमाही में आइनॉक्स नहीं था, अब आइनॉक्स भी मर्ज हो चुका है। घाटा तो किया है, अच्छा घाटा किया वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और लोगों को लग रहा है पठान रिलीज हुई, सुपरहिट हुई, उसके बावजूद घाटा किया। तो एक चीज़ क्लियर है, एक आध फिल्म से नहीं मामला नहीं चलता, ऐसे हिट्स बहुत सारी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं, आजकल ये तीनों देखो, ये जो बैठे हैं इनको दिखाओ जरा लॉन्ग शॉट में, नुपुर, आशीष, अरमान, ये सब लोग OTT वाले हो गए हैं। आप लोग किसने लास्ट टाइम थिएटर में कब जाके पिक्चर देखी आप लोगों ने? टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। मुझे तो याद भी नहीं आता मैंने देख कब देखी। हाँ, तो ये सिचुएशन है ना। अच्छा, और ये क्वार्टर भी गया PVR का, क्योंकि IPL है तो IPL में वैसे लोग कम जाते हैं मूवीज़ देखने, बड़े रिलीज भी नहीं है। अब जो होगा इसका सेकंड क्वार्टर में ही होगा, मतलब इसके बाद वाले क्वार्टर में। तब तक ये क्वार्टर तो वही वाली बात है, तो इसलिए नंबर्स तो ढीले आने ही हैं। आज मैनेजमेंट की कौन कॉल है थोड़ा उससे समझ में आएगा। अच्छा, 50 की स्क्रीन लॉस मेकिंग जो थी वो बंद भी की है, लेकिन साथ में 150-200 और खोलने का भी प्लान है। सो आई थिंक एक बार है ना, आज मैनेजमेंट की कॉन कॉल का इंतजार करना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या कहता है। 11 बजे लोग शायद 12 बजे, हाँ, तो वो क्या कहते हैं उस हिसाब से आगे मन बनाइए PVR पर। बाकी ऑन द फेस ऑफ इट नंबर थोड़े से ढीले दिख रहे हैं, लेकिन कंपेरेबल नहीं है, ध्यान में रखिए। स्टैंड अलोन देखेंगे तो नंबर में तस्वीर कुछ अलग दिखेगी आपको। ऑलराइट, चलिए, तो हमने रिव्यू जान लिया, ये जो नंबर्स कल जारी हुए हैं उसके बाद, और ऑफ कोर्स आज बाजार खुलेंगे तो कैसा रिएक्शन एक्शन यहाँ देखने को मिलता है उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन हमारी रिसर्च टीम पहले ही हम आपसे मिलवा चुके हैं, तो वो सब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, और आइए देखते हैं कि आज के कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं जिस पर नजर रखनी है। सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। नुपुर, आपसे शुरू करेंगे ट्रिगर्स और महत्वपूर्ण नंबर्स जो आए हैं। बिल्कुल, ट्रिगर्स में रिजल्ट सीजन चालू है, तो आज निफ्टी से भारतीय एयरटेल के नतीजे आने वाले, यहाँ फोकस रहेगा। FNO से ग्रैन्यूल्स इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिंदल स्टील एंड पावर, LIC हाउसिंग फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबेरॉय रियल्टी, साथ ही साथ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की PK भी आज नतीजे आने वाले। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आज फोकस में। ओबेरॉय रियल्टी जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों, साथ ही साथ डिविडेंड के साथ फंड जुटाने पर भी बोर्ड विचार करेगा, तो ये स्टॉक पर भी आपको रखनी है नज़र। इंडियन यूम पाइप कंपनी की बात करें तो बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ इक्विटी शेयर जारी करने पर कर फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। और वेल्सपन इंडिया भी आज फोकस में है, क्योंकि बायबैक जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। 22 मई तक ये बायबैक खुला रहेगा। टेंडर ऑफर के जरिए करीबन 1.5 करोड़ शेयर दिए जाएंगे 120 के भाव पर। इसके अलावा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और आर्किन केमिकल, यहाँ पे प्रमोटर एंड प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन है, वो आज से खत्म होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर भी आपको एक इम्पैक्ट नजर आ सकता है। एक्स डेट के चलते HDFC लिमिटेड इंटरिम डिविडेंड है 44 रुपीज़ का, HDFC बैंक फाइनल डिविडेंड है 19 रुपये का। दोनों ही स्टॉक में आज आपको दिखेगा एडजस्टमेंट। ग्लोबल से आज इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। USA की बात करें तो रिटेल सेल्स का डेटा आते दिखेगा अप्रैल के महीने का।
साथ ही साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डेटा आने वाला है अप्रैल के महीने का, तो यहाँ पर भी बाजार की नज़र रहेगी। रिजल्ट्स में कैश रिजल्ट्स में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी अच्छे नतीजे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। एनआईआई में करीबन 43% की ग्रोथ है, प्रोविजंस घट के आए। ग्रॉस एनपीए नेट में एनपीए की बात करें तो एसेट क्वालिटी में भी आपको सुधार दिख रहा है। निम्स भी 10% के आसपास आते दिखे, जो पिछले क्वार्टर में 9% के आसपास थे। पीसीबीएल यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की आय करीबन 13% से बढ़कर आई और मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होकर 13% के आसपास आते दिखे। फाइजर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की आय 4% से बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 10% की ग्रोथ दिखा रहा है, मार्जिन भी 100 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 31.5% के आसपास आते नजर आए। और लास्ट में वेस्टर्वीज इंडिया, जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की आय करीबन 18% से बढ़कर आई है और मार्जिन भी देखें तो 500 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखेगा, 10% से बढ़कर 15% के आसपास आते दिखे हैं। चलिए, तो एक पार्ट तो हो गई डिटेल्स की, लेकिन अब बारी आती है अरमान की। अरमान, मॉर्निंग, बताइए खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? जी, सबसे पहले खबरों में आपको ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर ध्यान रखना है, क्योंकि कच्चे तेल एक्सपोर्ट पर जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसे घटाकर 0 कर दिया है। जो अगर आप बात करें लगभग 4100 प्रति टन था, उसे घटाकर 0 कर दिया गया है। उसी के साथ साथ अडानी ग्रुप्स पर ध्यान रखना है, क्योंकि अडानी हिंडनबर्ग मामले पर अगली सुनवाई जो है वो 10 जुलाई को होगी। गो फर्स्ट बीबीटीसी यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि गो फर्स्ट इंसॉल्वेंसी में एनसीएलटी की जो कोर्ट 22 मई को जो है फैसला सुनाएगा। जुपिटर वैगन्स यहाँ पर अगर बात करें तो बोर्ड ने क्यूआईपी के लिए लगभग 103.75 का जो है इशू प्राइस तय किया है, जो कि अगर आप फ्लोर प्राइस देखेंगे, फ्लोर प्राइस से लगभग आप 5% के आसपास जो है डिस्काउंट पर है। फ्लोर प्राइस जैसे कि अगर अपना क्यूआईपी के लिए जरिए लगभग अगर आप देखें 125 करोड़ जो है वो जुटाए गए। मैक्लोडर्सल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी आईबीसी से बाहर आई है, रिपोर्ट है ये दूसरी बार कंपनी जो है आईबीसी से बाहर आ रही है। एनसीएलटी ने आइलैंड एफएस की जो एप्लीकेशन को वापस लेने की जो है मंजूरी दी है। बीसीएल इंडस्ट्रीज यहाँ पर 29 मई को नतीजे डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। उसी के साथ साथ शेयर विभाजन, जो कि अगर आप देखेंगे 10 की फेस वैल्यू का 1 पर, उस पर भी जो है मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा। और अंत में रेप्रो इंडिया की बात करें तो वहाँ पर माधुरी केला जी ने बात करें तो लगभग 4.75 लाख शेयर्स, लगभग 5 लाख के आसपास जो है शेयर्स खरीदे हैं 425 के भाव पर। और मालाबार इंडिया ने लगभग 5 लाख शेयर्स जो है वो बेचे। ओके, चलिए, तो हमने जान लिया कि खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की कहां पर है नजर, जान लेते हैं आशीष से। आशीष, मॉर्निंग। पहले तो बताइए दिग्गज कंपनियों पर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय निकल रही है? गुड मॉर्निंग। यार देखिए, दिग्गज कंपनी में सबसे पहले बजट पे जहाँ पर डिस्कशन भी हो रहा था नतीजों का, तो रिपोर्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है जहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा, टारगेट प्राइस में किया गया मामूली सा एडजस्टमेंट, वो भी सिर्फ 5 रुपये का। 525 का पहला टारगेट था, बढ़ाकर 530 कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 630 के करीब चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली भी इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 629 की क्लोजिंग, 611 रुपये का टारगेट है, लेकिन मान रहे कि जो नतीजा है वो इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिल रहे हैं साथ में। लेकिन जो डेकोरेटिव मार्केट शेयर है यहाँ पर थोड़े से गेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। FY24 के लिए डिमांड आउटलुक कॉन्फिडेंट लग रहा है, मार्जिन में भी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शानदार नतीजा है एस्ट्रल के। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1596 की क्लोजिंग, 1632 का टारगेट। और नतीजों से पहले कन्विक्शन पता नहीं कैसे नोमेरा का बढ़ गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो रेटिंग है वो पहले रिड्यूस की थी, अब रेटिंग को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दे दी है, रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और लक्ष्य में भी अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी की है, 60 रुपये से सीधे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है, 84 की क्लोजिंग चल रही है। और ये सब हुआ रिजल्ट से पहले। जोमैटो यहाँ पर लगा। आशीष जी, नोमरा का कॉन्फिडेंस आईओसी पे बढ़ा है। हाँ सर, हाँ, बहुत बड़ा। हमारा बड़ा हुआ आपको पता नहीं? चलो, गजब करते हो आप। अभी तो नोमेरा की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। हाँ, नोमरा की पढ़, लेकिन हमने कल भी बात की थी, 2-4 दिनों से हम लगातार। कल तो नेहा जी भी गवाह है हमारे, एकदम चश्मदीद। यही चीज़ हो रही है। देखिए, जो ये आईओसी का अपग्रेड वाकई में इंपॉर्टेंट, जो आपने कहा कैसे ये कॉन्फिडेंस रिजल्ट के पहले आया, जबकि आज HPCL का रिजल्ट आ गया, वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। HPCL, BPCL, IOC, ये वो स्पेस है। मैं बार बार ऐसे स्टॉक ढूंढता हूँ, ऐसी स्पेस ढूंढता हूँ जिन्होंने बहुत सालों से कुछ काम नहीं किया हो स्टॉक मार्केट की प्राइस के लिहाज से, जो तैयार हैं परफॉर्मेंस दिखाएं। तो HPCL ने पहला संकेत दिया। HPB, IOC देखिए कुछ नहीं हुआ इन स्टॉक्स में, और जितना पैसा आता है डिविडेंड में बढ़ जाता है। अब कच्चा तेल नीचे आया तो पहली बार ये संकेत आ रहा है कि थोड़ा स्टॉक एक्शन में आते दिख रहे हैं। अब रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, इंटरेस्टिंग है, ये स्पेस भी इंटरेस्टिंग है जी।
बिल्कुल सर, शानदार रिपोर्ट आई है आईओसी पर नोमेरा की तरफ से। रेटिंग भी बढ़ाई गई है, टारगेट भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया गया है। जोमैटो की बात कर रहा था, यहाँ पर भी आप देखिए यूबीएस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 64 की क्लोजिंग, 80 रुपये का टारगेट है। बहुत मिक्स्ड कमेंट्री है ओएनडीसी को लेकर। ये मान रहे कि इनिशियल एक्सपीरियंस जो है स्मूथ है ओएनडीसी पे ऑर्डर करने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके ये कैसे पैन आउट करता है यहाँ पर फोकस रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो मान नहीं रहे कि कुछ ऐसा बड़ा डिसरप्शन है, धीरे धीरे कैसे स्केल होता है इसको देखना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल पर देखिए बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 850 रुपये के टारगेट के लिए। मैक्स फाइनेंशियल जहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 800 रुपये का टारगेट, 672 की क्लोजिंग, और ये मान रहे कि 38% का प्रीमियम में बढ़ोतरी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और यूबीएस भी मान रहे कि जो एपी ग्रोथ है वो पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 10% रही है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 672 की क्लोजिंग, 945 का टारगेट। ओके, और आशीष और कौन सी रिपोर्ट्स हैं? नया देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर है बर्नस्टीन की तरफ से, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3210 रुपये के लक्ष्य के लिए। एशियन पेंट्स एचएसबीसी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है, 3450 से बढ़ाकर 3600 कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स तो रडार पर रहेंगे ही आज। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं 1100 रुपये के टारगेट के लिए, 946 की क्लोजिंग चल रही है। एचडीएफसी लाइफ पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 700 रुपये के लक्ष्य के लिए। और मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य दिया 655 का, और मान रहे कि 17 से 20% की जो एपी ग्रोथ है आगे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अच्छी शानदार तेजी आती है पॉलीकैब में, यहाँ पर सिटी खरीदारी की राय दे रहा है, लक्ष्य इन्होंने 3288 से बढ़ाकर 3940 के करीब कर दिया है। और जेफरीज की कमेंट्री भी काफ़ी बढ़िया, जो कि कह रहे हैं एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है, B2B डिमांड भी है वो भी अच्छी है, तो खरीदारी की राय दे रहे हैं 4290 के लक्ष्य के लिए। और अंत में मॉर्गन स्टैनली भी इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट थोड़ा करंट मार्केट प्राइस से नीचे का दिया है 2947 का। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाने के लिए मंगलवार की सुबह तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर, बताएं पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है आईओसी, जिस पर एक जबरदस्त रिपोर्ट भी आई हुई है, और इस स्टॉक को मैं और कुणाल जी कंटिन्यूसली फ्रॉम लिटिल बिलो 70 लेवल्स रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं। आईओसी के आज नतीजे भी हैं, 84 रुपीज के अराउंड चल रहा है, 83 रुपए का स्टॉप लॉस है, 89-90 रुपीज के टारगेट के लिए आईओसी है मेरा पिक ऑफ द डे। आईओसी ये है खरीदारी करने की राय लगातार बार बार। और आज पहले से मन बना के आए थे या नोमुरा की रिपोर्ट और हमारा डिस्कशन सुनने के बाद इरादा बनाया? नहीं अनिल जी, ये सब रिपोर्ट्स तो जी बिजनेस पे जब मैं जुड़ता हूँ तब देखने को मिलती हैं। तो अनिल जी वो मैं मतलब कि ग्रेस मार्क जरूर लेता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठ के अपनी पिक ऑफ द डे डिसाइड करता हूँ। अनिल जी पिक ऑफ द डे तो घर जाने से पहले मार्केट के बाद लिख के अनिल जी डिसाइड करके जाते हैं। अच्छा, 3:30 बजे ही? नहीं 3:30 नहीं अनिल जी, 6 बज जाते हैं काम करते करते। नहीं, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, घर जाने के पहले। तो 3:30 से 6 के बीच में क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं? अनिल जी रिसर्च। ओह, कुणाल जी सही है ऐसा? और आपकी भी बताइए जरा पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात। हाँ सुप्रभात अनिल जी, देखिए बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अनिल जी। बहुत प्रकार की रिसर्च होती है अनिल जी, ये नहीं उन्होंने कहा कि शेयर की रिसर्च करते हैं, और भी बहुत प्रकार की रिसर्च, जैसे कौन सी फिल्म लगी है, उसमें वो चल रही है या नहीं चल रही है, कौन सी चाय अच्छी है, लिकर का कौन सा ब्रांड अच्छा है, जी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। हाँ, चैनल चेक तो काम है इनके पास। आई स्टैंड करेक्टेड, चैनल चेक तो करना ही पड़ता है, तभी तो बंसल जी की इतनी मास्टरी है। जी बिल्कुल, तो आईओसी बंसल जी को पसंद है। कुणाल जी आपको क्या पसंद है, बताएं सर। अनिल जी देखिए, पहले एक चीज कहूंगा, अभी आप कह रहे थे पीवीआर के कॉन्टेक्स्ट पे कि आपको फिल्म देखे जमाना हो गया, आप फिल्म नहीं देख पाए। तो अनिल जी बंसल जी मुझे बता रहे थे कि फिल्म तभी देखी जाती है जब कंपनी अच्छी हो, साथ जाने वाला कोई अच्छा व्यक्ति हो, उसके लिए अनिल जी फिल्म देखी जाती है। तो अनिल जी ऐसी अगर आपको कोई परेशानी पेश आ रही हो तो मैं और बंसल जी हाजिर है अनिल जी, जब आप कहेंगे मुंबई आ जाएंगे और आपके खर्चे पर अनिल जी फिल्म भी देख लेंगे। क्या बात है, वाह। थोड़ा बहुत जो इरादा था मेरा दूर दूर तक, वो भी आज पूरी तरह से समाप्त हुआ। 2 वजह से, एक तो कंपनी भी आपकी, ऊपर से पैसे भी मेरे।
आपके साथ तो कोई डिनर विनर किया जाएगा जो मतलब कुछ खाए पिए तो शरीर को लगे, वैसा वाला मामला है। बताएं सर जी। अनिल जी, खरीदारी की राय है। अनिल जी देखिए, इस शेयर पर खरीदारी की राय देते समय अनिल जी एक गाना याद आ रहा है, आप कहें तो उसकी दो पंक्तियां आपको पढ़ करके बता दूं अनिल जी। गाकर सुनाए सर, पढ़कर क्या, पढ़ तो हम ही लेते हैं, हमें गाना नहीं आता, हम गाना सुनना चाहते हैं। अनिल, इसीलिए मैंने कहा अनिल जी मैं गा नहीं पाऊंगा जी। लेकिन अनिल जी एक पंक्ति है अनिल जी की, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। जी हाँ। तो अनिल जी ये वैसा शेयर है, क्योंकि अनिल जी बंसल जी बाजीगर मूवी वाला का नाम है गेल, जिस पर मेरी खरीदारी की राय है। खान और पूजा भट्ट की मूवी थी, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। अच्छा, कुणाल जी का दिल है कि मानता नहीं। जी कुणाल जी, हाँ अब बताइए, पहले फिल्म का तो क्लियर कर लेना, कौन सी फिल्म है, क्या है, आपने खाली गाना सुना है जी। तो क्योंकि अनिल जी ये बंसल जी को बड़ा प्रिय है, तो असली में प्यार उन्हीं का, इसलिए अनिल जी मैं ये शेयर रेकमेंड कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है गेल, जिसमें बड़ा ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा। 112 पर बंदी आई है। मेरी राय में अनिल जी डेफिनेटली बाय करना चाहिए, थोड़ा नीचे मिल जाए तो क्या कहने, लेकिन अगर कल के भाव के आसपास भी मिलता है तो भी बाय करके चलें। 110 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें, 116, 119 ये दो टारगेट्स। 110, 116 के टारगेट के लिए कल क्लोजिंग के शो में आपको वागले साहब ने भी इसे रिकमेंड किया था। गेल और नतीजा आने की तैयारी भी है, इसी हफ्ते गेल के आने वाले हैं, तो इस पर भी रखनी है आपको नजर। आइए हिमांशु जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। गुड मॉर्निंग नेहा। अनिल जी, एक और कहावत है, आपने सुनी होगी, एक अनार और 100 बीमार। तो ऐसे ही कुछ हाल है अनिल जी, स्टॉक सेम है, गेल जो मुझे भी पसंद है, और इनफैक्ट अभी से नहीं, कल 2 बजे भी मैंने जो क्लोजिंग शो में पहले बिगुल की गुजारिश की थी वो गेल ही था, जिसमें शानदार ब्रेकआउट आया। तो कल क्लोजिंग शो में वागले जी ने उसको कवर कर लिया, अभी बंसल जी को डेडिकेट कर दिया कुणाल जी ने, लेकिन मैं दृढ़ निश्चय करके आया था कि अगर कोई कवर भी करेगा तो भी मैं इसको अपना स्टॉक ऑफ द डे कवर करूंगा। गेल में एक बहुत शानदार ब्रेकआउट अनिल आता हुआ नजर आया, और मुझे लगता है इसमें अपसाइड की जस्ट अभी शुरुआत हुई है। वीक ऑन वीक बेसिस, मंथ ऑन मंथ बेसिस में काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 111.75 की क्लोजिंग है, 109 के स्टॉप लॉस के साथ 116 और 120 के टारगेट्स के लिए गेल है आज का पिक ऑफ द डे। गेल गुरुवार 18 तारीख को आएंगे नंबर्स, और बिल्कुल कल बता भी रहे थे हिमांशु जी भी, उनका मिस हो गया। हिमांशु जी जरा चेक करो, समय ठीक नहीं चल रहा आजकल, आपके स्टॉक कोई दूसरे लेके भाग रहे, क्या चक्कर है? लगा कि आराम से देता हूँ, अभी तो आप न्यूज वगैरह आएगी इधर उधर की, तब तक मुझे लगता है वागले जी अपना बिल्कुल बजवा के बीच में। हाँ, ये आराम छोड़ दो अभी। आप वागले साहब आपसे उम्र में लगभग दुगुने हैं, फिर भी देखो पहले कर जाते हैं काम, आप आराम के चक्कर में पीछे रह गए। देखो बंसल जी आपको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अनिल जी, हिमांशु जी का समय वाकई ठीक नहीं चल रहा। आपने एक चीज नोट नहीं करी होगी, ये 10:30 के बाद अनिल जी कॉल भी नहीं देते हैं, सेकंड हाफ में कॉल नहीं देते हैं, क्योंकि इनका पड़ोस में अनिल जी जैसे ये टीवी पे आते हैं उनको पता चलता है हिमांशु जी टीवी पे बैठे हैं। हाँ। तो वो अपना इंटीरियर का काम शुरू कर देते हैं। तो वक्त तो अनिल जी काफी खराब चल रहा है हिमांशु जी का। और दूसरा एक चीज और अनिल जी, मेरा एक स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन अनिल जी, देखिए कुणाल जी कितनी बार ग्रेस मार्क को लेके मेरे ऊपर टिप्पणी करते हैं, बट आज उन्होंने मेरा अनिल जी डिमोशन कर दिया कि बॉम्बे आएंगे और मूवी अनिल जी से देखेंगे। अनिल जी मेरे मोबाइल के अंदर इतने लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं अनिल जी, पूरे पैनल को भी अगर आप पीवीआर ले जाओगे तो टिकट्स और खाना पीना अंदर अनिल जी सब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो अनिल जी ये जो कुणाल जी ने डिमोशन करा है, इस पे मुझे मतलब कि सख्त आपत्ति है। नहीं बिल्कुल 100% अभी ये तो मैं मानूंगा, जो आदमी खर्चा कर रहा है उसके साथ तो हम रहेंगे, बिल्कुल डाउट नहीं। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ अनिल जी, मैं आज ही शाम बंसल जी के लॉयल्टी पॉइंट का इस्तेमाल करके फिल्म देखने के लिए तैयार हूँ अनिल जी। तो 2 दंड बंसल जी दे रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ अनिल जी। बंसल जी, दंड यही है कि आपको पिक्चर बंसल जी के साथ देखनी पड़ेगी। ओके, आइए सुमित जी, सुप्रभात, बताइए सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक बढ़िया लग रहा है चार्ट्स के ऊपर वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स के अंदर मोमेंटम बनना चाहिए, एस्कॉर्ट्स यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है, पिछले 1 महीने के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। 2070, 2080 इन लेवल्स के आसपास एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2040, 2040 ये स्टॉक का नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा, ये नीचे में सपोर्ट है। ऊपर के अंदर इसका जो पहला टारगेट बनेगा 21-20 का बनेगा,
2120 का पहला टारगेट, 2150 का दूसरा टारगेट। तो 2040 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 2080 के आसपास, 2120, 2150 ये दो टारगेट्स के लिए। ओके, तो एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। आइए राय ली जाए पिक ऑफ द डे की अविनाश जी से भी। सर गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए मुझे एक पिक ऑफ द डे नहीं, बट मैं कम से कम 6 से 12 महीने का कॉल दूंगा। जो कंपनी ने अभी कल ही रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, बेसिकली जो टायर सेक्टर से रिलेटेड है, और कंपनी का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। अनिल जी, हमने देखा है कि सारे टायर कंपनीज ने बहुत मजबूत नंबर दिखाए, ग्रोथ नंबर्स भी अच्छे हैं, ऑटोमोटिव आउटलुक भी काफी पॉजिटिव लग रहा है करंट ईयर के लिए। सबसे पॉजिटिव बात है कि क्रूड के प्राइसेस स्टेबल हो चुके हैं, और क्रूड के प्राइसेस स्टेबल होते हैं तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक के लिए रॉ मटेरियल का जो खर्चा है इसमें डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इनकी चेन्नई की फैसिलिटी मोरलेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे कैपेसिटी कार्बन ब्लैक की तो बड़ी, यहाँ पे और 7 मेगावाट पावर की कैपेसिटी ये लगाएंगे, तो करीबन 40% तो वो खुद कंज्यूम करेंगे, बैलेंस 50-60% वो बाजार में मर्चेंट बेसिस पे बेचेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। Q4 में ऑलरेडी कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, जो पिछले चौथे क्वार्टर के मुकाबले में 88 करोड़ था। तो ग्रोथ नंबर्स आगे बढ़ने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि कम से कम 200 रुपए का टारगेट प्राइस लेके इसको कम से कम 6 to 12 मंथ्स के नजरिए से खरीदना चाहिए। ओके, पीसीबीएल पे वो रिकमेंडेशन अविनाश सर की तरफ से आती हुई, लेकिन ये पिक ऑफ द डे नहीं है, इसको आपको 6 से 12 महीने का समय देना होगा, और अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ बनते देख रहे हैं। अविनाश सर, आपसे मैं यहाँ पर नंबर्स जो कोरोमंडल के निकल कर आए बिलो एस्टिमेट्स रहे हैं, अगर मार्जिन देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेवेन्यूज सबके फ्रंट पर देखें, और रॉ मटेरियल प्राइस का मार्जिन पर प्रेशर खासा बनता हुआ दिखा है। सर, अब आपकी व्यू क्या बन रही है इसमें और इस स्पेस की कंपनियों पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो डिसअपॉइंटिंग आ गए हैं और उम्मीद से कम आ गए, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा सा एक बिकवाली या थोड़ा सॉफ्टनेस आपको देखने को मिले। लेकिन ऑब्वियसली देखिए, फर्टिलाइजर कंपनीज में सबसे बड़ा ट्रिगर मानसून का होता है। होपफुली मानसून इस बार नॉर्मल आता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में वापस कोरोमंडल और सारे फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल के स्टॉक्स में तेजी आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली पिछला जो सीजन था एग्रोकेमिकल्स के लिए काफी खराब था, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे ही आईएमडी का रिपोर्ट आता है कंफर्मेशन देके कि मानसून इस साल नॉर्मल होगा, तो आपको वहां से एक अच्छी अपटिक देखने को मिलेगी। बट एटलीस्ट नियर टर्म में तो नहीं लग रहा है कोई बड़ी री रेटिंग इसमें होगी। नंबर्स उम्मीद से काफी नीचे कंपनी ने प्रस्तुत किया। ये तो रिजल्ट्स हैं कमजोर, देखते हैं आगे किस तरह का एक्शन इस स्टॉक में बनता है।